ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का सिद्धांत। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजश्री शास्त्री। आप समाजशास्त्र विषय की प्राध्यापक हैं। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का सिद्धांत। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजश्री शास्त्री, प्राध्यापक समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के ऑडियो कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का विषय है मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का सिद्धांत, जिसको आइडियल टाइप कहते हैं। आइए आज की इस चर्चा का प्रारंभ करते हैं और इसमें हम देखेंगे आदर्श प्रारूप क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, क्या विशेषताएं हैं और ये किस तरह से अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। यह BA समाजशास्त्र तृतीय वर्ष में प्रश्न पत्र 1 में इकाई 2 में मैक्स वेबर का सामाजिक आदर्श प्रारूप के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। छात्रों, अब हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप के सिद्धांत को देखेंगे। मैक्स वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा पर विचार करने से पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि आपका पद्धति शास्त्र क्या है। आपके पद्धति शास्त्र की संक्षिप्त विवेचना के पश्चात आदर्श प्रारूप, जिसको आइडियल टाइप या आदर्श टाइप को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है। पद्धति शास्त्र का अर्थ है कि हम जब किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें किस पद्धति को अपनाना चाहते हैं और उसमें हम क्या चीज़ें आदर्श हैं, कौन सी चीज़ें उचित हैं, कौन सी अनुचित हैं, किन पे हमें अध्ययन नहीं करना है, इसका वर्गीकरण करते हैं या उसको हम समझते हैं। अब देखेंगे वेबर का पद्धति शास्त्र। समाजशास्त्री अध्ययनों एवं सिद्धांत निर्माण में वेबर का पद्धति शास्त्र उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं समाजशास्त्र में प्राकृतिक घटना एवं सामाजिक क्रिया के आधार पर भेद किया है। प्राकृतिक घटनाएं ना तो अर्थपूर्ण होती हैं और ना ही उनका कोई उद्देश्य होता है, जबकि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण एवं उद्देश्यात्मक होती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में सार्वभौमिक नियम पाए जाते हैं जो सभी समयों, स्थानों एवं कालों में समान होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय नियमों में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। वेबर के पद्धति शास्त्र की विशेषताएं। वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण अवबोधन पर बल दिया है। अतः वेबर के समाजशास्त्र को निर्वचनात्मक या अवबोधन समाजशास्त्र कहा जाता है। वेबर ने प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए कार्य कारण संबंधों के आधार पर व्याख्या करने पर जोर दिया है। वेबर सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाने की बात कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम दो समाजों या घटनाओं की समानता और असमानता को ज्ञात कर सकते हैं। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वेबर आदर्श प्रारूप के निर्माण पर जोर देते हैं। आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविक जीवन में से कुछ विशिष्ट और महत्वपूर्ण तथ्यों एवं विशेषताओं को चुनकर किया जाना चाहिए। आदर्श प्रारूप ना तो वास्तविकता के समान और ना औसत विशेषताएं ही हैं। इनका संबंध
नैतिकता और मूल्यांकन से भी नहीं है, वरन यह तो अध्ययन का एक यंत्र है जिसके आधार पर वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। आदर्श प्रारूप के आधार पर ही वास्तविक घटनाओं की तुलना की जानी चाहिए। वेबर समाजशास्त्र में सब कुछ के अध्ययन को उचित नहीं मानते, क्योंकि सब कुछ का अध्ययन कुछ नहीं का अध्ययन है। इसलिए कुछ घटनाओं का चयन करके उनका ही अध्ययन किया जाना चाहिए। वेबर सामाजिक घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अध्ययन मतलब ऑब्जेक्टिव स्टडी पर बल देते हैं। उनका मूल्यांकनात्मक निर्णयों से दूर रहने की बात कहते हैं। मूल्यांकनात्मक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए। अच्छा बुरा, सही गलत, उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक व्याख्या है, वैज्ञानिक नहीं। इसलिए हमें हमेशा अपने अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि में 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया। वेबर की यह स्पष्ट मान्यता थी कि वे जटिलता रहित एवं स्पष्ट अवधारणाएं ही उस अनुसंधान का मार्ग सुगम बना सकती हैं जिसके माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रघटनाओं के विशिष्ट महत्व का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है। असंदिग्ध या सुस्पष्ट अवधारणाएं विकसित करने का इरादा ही वेबर के आदर्श प्रारूप नामक अवधारणा के प्रतिपादन के पीछे प्रेरक विचार रहा था। वेबर के पूर्व भी आदर्श प्रारूप की अवधारणा पर किसी न किसी रूप से विचार किया जाता रहा है। यह बात डिल्थे, एडमंड ह्यूर्सल, सिमल, हेनरिच, रिकर्ट, रुडोल्फ स्टेमलर आदि के विचारों से स्पष्ट है। अतः यह कहा जा सकता है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा वेबर का आविष्कार नहीं है। एक पद्धति शास्त्र विधि से जुड़ी हुई आदर्श प्रारूप पद्धति का विचार उस विस्तृत विचार विमर्श का परिणाम है जो वेबर के योगदान के पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। वेबर आदर्श प्रारूप की अवधारणा के माध्यम से उन इतिहासकारों को सही करना चाहते थे जो ये सोचते थे कि ऐतिहासिक परिस्थितियों की विविधता और उनके निरंतर बदलते रहने के कारण सामाजिक विज्ञानों में निश्चित एवं सुस्पष्ट अवधारणाओं का प्रयोग संभव नहीं है। वेबर स्पष्ट और असंदिग्ध अवधारणाओं के विकास पर विशेष रूप से जोर देते हैं। आपकी स्पष्ट मान्यता थी कि घटनाओं की प्रकृति को ठीक से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आदर्श प्रारूपों को विकसित किया जाए और उनकी सहायता से ये पता लगाया जाए कि किस सीमा तक कोई घटना किसी एक अथवा दूसरे प्रारूप के सदृश या अनुरूप है। मैक्स वेबर के समय तक जर्मनी में ऐसे विद्वानों की संख्या काफ़ी हो चुकी थी जिनकी मान्यता थी कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुसार नहीं किया जा सकता। ये लोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विषय सामग्री की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण को प्रमुख रूप से ऐतिहासिक मानते थे। वेबर की मान्यता इसके विपरीत थी। आपका कहना है कि सामाजिक घटनाओं को समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है और ऐसा करके सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को समझा जा सकता है। उनका मानना है कि प्रयत्न करने पर हमें कुछ आदर्श टाइप घटनाएं निश्चित रूप से मिल जाएंगी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सामाजिक घटनाओं की तार्किक संरचना में मूलभूत पुनर्निर्माण किया जाए। पुनर्निर्माण के इस कार्य हेतु ही मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की अवधारणा का विकास किया। वेबर के पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का विशेष महत्व है। आपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए तथा उसके बारे में सामान्य नियमों को जानने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। वेबर आदर्श प्रारूप को अन्वेषणकर्ता के अध्ययन का एक यंत्र मानते हैं जिसका प्रयोग वह घटनाओं की समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने के लिए कर सकता है। तुलनात्मक अध्ययनों के लिए यह एक मौलिक विधि है। आदर्श प्रारूप का निर्माण समाजशास्त्री कुछ वास्तविक तथ्यों के आधार पर
तर्क संगत रूप से करता है, इसका निर्माण अध्ययन के लिए उपकल्पना की रचना हेतु किया जाता है। उपकल्पना का अर्थ है कि जब हम कोई अनुसंधान शुरू करते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे पहले ही हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो रिसर्च है या अध्ययन है वो हमें क्या रिजल्ट देगा। तो वो एक उसकी कल्पना रहती है कि मतलब वो उपकल्पना जो है वही उसका आदर्श प्रारूप होता है। आदर्श प्रारूप का निर्माण समाजशास्त्री कुछ वास्तविक तथ्यों के आधार पर तर्क संगत रूप से करता है। इसका निर्माण अध्ययन के लिए उपकल्पना की रचना हेतु किया जाता है। आदर्श शब्द का कोई अर्थ श्रेष्ठता के संबंध में नहीं है, मूल्यों से भी इसका कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य नैतिक आदर्शों का पता लगाने से भी नहीं है। आदर्श प्रारूप ना तो औसत प्रारूप है और ना ही आदर्शात्मक। इसका अर्थ है कि वास्तविक सामाजिक जीवन में जो तथ्य पाए जाते हैं उनमें से विचार पूर्वक कुछ तत्वों का चयन किया जाए और उन्हें अध्ययन के लिए एक पैमाना, मापक या मान मतलब स्टैंडर्ड माना जाए। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रारूप वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक चुनाव एवं सम्मिलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। आदर्श प्रारूप का अर्थ कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्क संगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का प्रतिपादन करना है। यद्यपि आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविकता के आधार पर किया जाता है, फिर भी यह वास्तविकता के बराबर नहीं होता और ना ही वास्तविकता का औसत। वास्तविकता से किन किन विशेषताओं को अध्ययन करता अपने आदर्श प्रारूप के लिए चुनेगा, यह उसी पर निर्भर है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता अपना भिन्न भिन्न आदर्श प्रारूप बना सकता है। जैसे संयुक्त परिवार के अध्ययन के लिए पहले अध्ययनकर्ता कुछ वास्तविक तत्वों का चयन करेगा। जिस परिवार में ये विशेषताएं होंगी उसे संयुक्त माना जाएगा और उनके अभाव में उसे एकांकी परिवार कहेंगे। जिन विशेषताओं के आधार पर अध्ययनकर्ता एक परिवार को संयुक्त या एकाकी बताता है, वे विशेषताएं मिलकर आदर्श प्रारूप का निर्माण करती हैं। प्रत्येक अध्ययनकर्ता का आदर्श प्रारूप अलग अलग हो सकता है। यह आदर्श प्रारूप इसलिए है कि यह इस प्रकार की सभी घटनाओं या व्यवहारों पर लागू किया जा सकता है। आदर्श प्रारूप के निर्माण हेतु आवश्यक है कि कुछ वास्तविक घटनाओं अथवा व्यक्तियों का तर्क संगत तरीके से इस प्रकार चुनाव कर लिया जाए कि वे इस प्रकार की समस्त घटनाओं या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकें। ऐसे चुनाव से जिस टाइप का या प्रकार का निर्माण होता है उसे ही आदर्श प्रारूप कहते हैं। आदर्श प्रारूप को आदर्श इस रूप में माना गया है कि यह एक ऐसी विशेष श्रेणी है जो इस प्रकार की सभी घटनाओं या व्यवहारों अथवा क्रिया की वास्तविकता को प्रकट करती है। इस प्रकार की श्रेणी या टाइप के निर्माण से वैज्ञानिक को अध्ययन कार्य में काफ़ी सहायता मिलती है। इससे अध्ययन में यथार्थता एवं सुस्पष्टता आती है और इसी दृष्टि से यह टाइप या श्रेणी वैज्ञानिक के लिए आदर्श है, अन्य किसी अर्थ में नहीं। स्पष्ट है कि आदर्श प्रारूप के निर्माण से अध्ययनकर्ता को अनेक सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके अध्ययन में यथार्थता एवं क्रमबद्धता आ जाती है। इसके आधार पर तथ्यों व घटनाओं का विश्लेषण सरल व संभव हो जाता है। यह घटनाओं की एकता व समानता को समझने में योग देता है। आदर्श प्रारूप आत्मगत या चेतनात्मक होता है क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता उन्हीं विशेषताओं या तत्वों को सम्मिलित करता है जो उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ये आदर्श प्रारूप परिवर्तनशील भी होते हैं। सामाजिक घटनाओं के बदलने के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि हम केवल उन्हीं आदर्श प्रारूपों का अपने अध्ययन में प्रयोग करना चाहिए जो नियंत्रित, शंका रहित एवं प्रयोग सिद्ध हो। वेबर सामाजिक अध्ययनों को पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं मानते क्योंकि एक तो आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के चुनाव में पक्षपात की संभावना होती है, दूसरे आदर्श प्रारूप समय के साथ साथ परिवर्तित भी होते रहते हैं। जैसे इरावती कर्वे ने कहा था कि संयुक्त परिवार की विशेषता है एक ही रसोई का बना भोजन करना, तो ये उनके द्वारा दिया गया एक आदर्श प्रारूप था, जिसे कि हम आज के संदर्भ में देखें तो आज
कई पीढ़ियों के लोग साथ में रहते हैं पर वो एक रसोई का खाना नहीं खाते, वो अपनी अलग अलग रसोई बनाते हैं। तो इसके आधार पर हम उनको संयुक्त परिवार कहें या उनको न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रीय परिवार कहें, ये अध्ययनकर्ता के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है, आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है, जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, उसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। दूसरा है, आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या या निर्वचन करता है। तीसरा है, इसका प्रयोग ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है, घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी बदलते रहते हैं। वेबर की आदर्श प्रारूप की अवधारणा कोई नई बात नहीं है, वरन ये वास्तविकताओं को समझने का एक प्रयास मात्र है। उन्होंने इसे अन्य विज्ञानों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे कि मानव व्यवहार की तार्किक तथा कार्यकरण के संदर्भ में व्याख्या की जा सके। आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक घटना को उसके सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए समझने हेतु एक उपयोगी साधन है। डिर्क केस्लर के अनुसार आदर्श प्रारूप को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। वेबर का आदर्श प्रारूप एक उत्पत्ति मूलक अवधारणा है, अर्थात यह उन विशेषताओं के एकत्रीकरण का सार रूप है जिनके कुछ सांस्कृतिक अर्थों की दृष्टि से अनिवार्य माना जाता है। आदर्श प्रारूप अपने आप में कोई उपकल्पना नहीं है, लेकिन यह उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देश कर सकता है। आदर्श प्रारूप आनुभविक अनुसंधान का मार्गदर्शन करने हेतु एक स्वतः शोध साधन के रूप में कार्य करता है। यह उन संभावित दृष्टिकोणों को भी प्रतिपादित करता है जिनसे स्वयं के द्वारा तथा दूसरों के द्वारा सामाजिक क्रिया की व्याख्या या निर्वचन हो सके। आदर्श प्रारूप की सफलता का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह किसी घटना का सही रूप में समझने में कहाँ तक मदद करता है। आदर्श प्रारूप का उपयोग आनुभविक ऐतिहासिक वास्तविकता को व्यवस्थित करने में किया जाता है। आदर्श प्रारूप एक रचना है, लेकिन इस रचना का आधार वास्तविकता है और वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही इसकी निरंतर जांच की जाती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता की कल्पना शक्ति तथा उसके विधि विधान संबंधी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। अतः आदर्श प्रारूपों की निरंतर पुनः रचना की जाती है। आदर्श प्रारूपों की सहायता से ऐतिहासिक प्रघटनाओं की व्याख्या एवं निर्वचन की दृष्टि से जो परिणाम निकलते हैं, वे पुनः निर्वचन की प्रक्रिया को सहारा देते हैं। इस प्रकार ये प्रघटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में विशेष योग देते हैं। अब हम आदर्श प्रारूप की आलोचना पर आते हैं। इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। उसके घटक इस प्रकार हैं। वेबर के आदर्श प्रारूप की अवधारणा की यह कहकर आलोचना की जाती है कि इस तरह से तो समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियमों का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक आदर्श प्रारूप में अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित करेगा। दूसरी आलोचना यह है कि इसका प्रयोग केवल तुलनात्मक अध्ययनों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि आदर्श प्रारूप के आधार पर हम किसी वास्तविक घटना और आदर्श प्रारूप के बीच पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता को ही ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी आलोचना यह है कि यदि सभी घटनाओं का अध्ययन आदर्श प्रारूप के आधार पर करें, तो फिर अनुभवों पर आधारित अध्ययनों का क्या महत्व रह जाएगा। इस आलोचना के पश्चात भी हम ये कह सकते हैं कि मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप देकर अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण यंत्र दिया है, जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता को सहायता मिलती है कि वो अपने कार्य को किस तरह से आगे बढ़ाए और किन किन दृष्टियों को वो अपने ज्ञान में निहित करे। छात्रों, इस
आदर्श प्रारूप में भी कुछ प्रश्न जो हैं वो आते हैं। जिस पहला है जैसे कि वेबर के पद्धति शास्त्र की विशेषताएं बताइए। फिर है मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रारूप अवधारणा को समझाइए। आदर्श प्रारूप की विशेषताएं, आदर्श प्रारूप की आलोचना। इन सब प्रश्नों को करने से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय विचारक की दूसरी इकाई पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप का सिद्धांत। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर राजश्री शास्त्री। उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल। कार्यक्रम समन्वयक थे डॉक्टर किशोर जॉन। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।